गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो हम लोग क्या किए थे, 33 नंबर तक का क्वेश्चन सॉल्व किए थे ना, और 34 आपको क्या किए थे, होमवर्क दिए थे, और एक 30 नंबर का क्वेश्चन हम छोड़ के रखे थे कि इसको अगली क्लास में डिटेल में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये हम बोले थे लास्ट क्लास में। तो आज की क्लास में हम लोग क्या करना है, इसी क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे पूरी क्लास में। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, AIEEE 2009 का क्वेश्चन है। वैसे तो नॉर्मली बहुत छोटा सा क्वेश्चन है, आपको सॉल्व हो जाएगा 2 लाइन में, 3 लाइन में, लेकिन इसका जो डिस्कशन होने वाला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट डिस्कशन होगा। इसको हम लोग केवल एक मेथड से नहीं देखेंगे, 3-4 मेथड से देखेंगे। तो उसका डिस्कशन इम्पॉर्टेंट है कि आपको जो चीज़ें पता हैं वो इन्फॉर्मेशन का यूज करके भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। वो पर्टिकुलर पॉइंट जो कि यूज करके क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा, अगर वो आपको ना भी पता है, आपको बेसिक सा एकदम कॉन्सेप्ट, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट पता है, तो आप उनका भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। और वो बेसिक से कॉन्सेप्ट कोई जल्दी भूलता नहीं, उसको हमेशा याद ही रहता है। या जो थोड़ा न्यू टाइप का चीज़ हो जाए, जो क्लिक करने में थोड़ा दिक्कत हो जाए, तो वही स्मार्ट स्टूडेंट लोग कर ले जाएंगे। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है, आप एक अपने आप को एवरेज स्टूडेंट समझते हैं, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। आपके पास जो बेसिक्स है ना, उन बेसिक्स से आप 95-96% तक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी क्वेश्चन नहीं आने वाला कि जो आपको इससे हिलेगा ही नहीं, ऐसा कोई पॉसिबिलिटी। ठीक है, एक आध दो केस में हो सकता है, बट ये क्वेश्चन उसका एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। जिसका बेसिक स्ट्रांग है वो इस क्वेश्चन को गजब का अटेम्प्ट कर सकता है। थोड़ा 15 सेकेंड, 20 सेकेंड या आधा मिनट ज़्यादा लग जाएगा, लेकिन आंसर उसका भी एकदम सटीक आएगा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से देखिए क्या दिया गया। Z-4/Z का मॉडुलस है जो कि 2 के बराबर है, और हमको क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z फाइंड आउट करना। इसमें देखिए, जो पहला मेथड देखेंगे, अगर किसी को कुछ ही नहीं समझ में आ रहा है, क्लिक ही नहीं कर रहा है, तो एक नॉर्मल सा मेथड फॉलो करेगा, उसका भी आंसर आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। दूसरा अप्रोच देखेंगे हम लोग, वो भी एक प्रॉपर्टीज़ बेस्ड होगा, उससे भी आप आसानी से आंसर निकाल सकते हैं। एक तीसरा अप्रोच हम लोग देखेंगे जो कि पर्टिकुलरली अगर इस क्वेश्चन को आप देखेंगे तो उस अप्रोच से तुरंत इसका आंसर आ जाएगा। और चौथा अप्रोच देखेंगे जो कि हमारा अप्रोच होगा। हमारा अप्रोच मतलब कि जो हम सोचते हैं या जो चीज़ हम रिसेंटली पढ़े हुए हैं उसका यूज करते हुए इस क्वेश्चन को सॉल्व करना। ठीक है, वो फोर्थ अप्रोच होने वाला है। आंसर चारों से ही आने वाला है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए आप क्वेश्चन को ध्यान से, ये चीज़ हमको दिया है और हमसे पूछ रहा मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड Z क्या है। तो अब ऐसे क्वेश्चन में देखने से पहले, क्वेश्चन को में जाने से पहले आपको कुछ ना कुछ चीज़ें क्लियर रहनी चाहिए दिमाग में कि हम इसका जो डिस्कशन है कहाँ से स्टार्ट करने वाले। कहीं हम लोग Z को x+i तो नहीं मानने जा रहे हैं, नहीं मानेंगे, एवॉइड करना ऐसी चीज़ों में हम बोले हुए हैं। आप यहाँ पर रखिए, मेथड 1 में हम लिख दे रहे हैं, बाद में फिर एवॉइड लिख देंगे। Z को x+i मानना, तो ये आपको एवॉइड करना है। क्या करना है आपको, एवॉइड करना है। इसका यूज जब आप करेंगे तो आपका क्वेश्चन थोड़ा और लेंदी हो जाएगा। आपका आंसर आए, ये ज़रूरी नहीं है कि तुरंत ही आंसर आ जाएगा, आपको टाइम लग सकता है, काफ़ी ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो इसलिए आपको ये वाला अप्रोच क्या करना है, एवॉइड करना। तो मेथड 1 क्या करना है, आपको यूज नहीं करना। ठीक है, यूज नहीं करना। इस अप्रोच से जाने में आपको काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, तो ऐसे अप्रोच को हम लोग क्यों यूज करेंगे। ठीक है, अब देखिए एक मेथड 2 ये हो सकता है। सिंपली देखिए, आपके पास Z दिया गया, -4/Z दिया, इसका मॉडुलस दिया गया। अब Z का मॉडुलस हम लोग को निकालना है इस इंफॉर्मेशन से। अब हम लोग का अप्रोच क्या हो सकता है, ये हम लोग जितना नॉलेज गेन किए हुए हैं अभी तक उसी पर डिपेंड करता है। आप Z को x+i मान सकते हैं, बिल्कुल मान सकते हैं, आप उसे सॉल्व भी कर सकते हैं, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, उससे भी आंसर आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएंगे। तो इस चीज़ को हम लोग एवॉइड करेंगे। तो ये एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं होता हम लोग के पास कि एक ही क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मेथड 2 ये हो सकता है कि आपके पास अगर ये थोड़ा सा डिफ़िकल्टी दिखा रहा है आपके लिए, तो आप क्या कर सकते हैं, आप Z को क्या मान सकते हैं, R cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, ये मान सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, मान सकते। इसी का ही मतलब तो R की पावर आयोटा थीटा भी होता, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ये भी मान सकते हैं। ये
सॉल्व करने में आपको मदद देगा। क्योंकि आप समझिए यहाँ पे x और y है, x है y है, आप जब इसका मॉड्यूलस लिखेंगे क्या आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे थीटा है और आर है, जब आप सॉल्व कराएंगे जेड की जगह आप रखिए, क्या रखेंगे, आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, 4 अपॉन जेड क्या हो जाएगा, 4 अपॉन आर और कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो जब आप इसका रेशनलाइजेशन करेंगे तो कॉस थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा ऊपर जाएगा, तो आपको कुछ चीज़ें इसमें से आपके फेवरेबल दिखने लगेंगी। फिर जब आप मॉड्यूलस निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर समथिंग या साइन स्क्वायर, तो इस टाइप का केस आपको कुछ दिखने लगेगा। तो ये सब जो क्वेश्चन का अप्रोच आपको फॉलो करना है वो पहले से आपके दिमाग में थोड़ा थोड़ा इमेज बनना शुरू हो जाना चाहिए कि हम इसको यूज करेंगे तो आपको इसके 5 स्टेप 6 स्टेप के बाद की डिफ़िकल्टी दिखनी चाहिए। आप ये स्टेप यूज करेंगे तो आपको इसके 4 स्टेप 5 स्टेप बाद का ईजियर जो उसका बिहेवियर होने वाला वो आपको दिखना चाहिए। आप इसे सॉल्व करें, वो 4 स्टेप 5 स्टेप बाद कुछ ना कुछ दिखने लगेगा, ये आपको दिमाग में एज्यूम करना है। एज्यूम करना है या आपको दिमाग में सोचना है कि यहाँ पे पहुँचने पे ये हमको मिल सकता, कोई दिक्कत नहीं। तो ये हम यूज कर सकते हैं। आप ये पुट करेंगे, उसके बाद सोचिए आप करेंगे क्या। अगर आप ये पुट कर रहे हैं आर ई की पावर आटा थीटा माइनस 4 अपॉन आर ई की पावर आटा थीटा हो जाएगा, तो ये करने के बाद आपको आगे क्या करना पड़ेगा, आपके पास आगे कोई रास्ता नहीं, आपको पोलर फॉर्म में कन्वर्ट ही करना पड़ेगा। तो आप इस तो बेहतर है कि आप पोलर फॉर्म में कन्वर्ट कीजिए, इसको मत पुट करिए, सिंपली यही को पुट कर दीजिए। देखिए क्या है, आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, सिंपली हम आर की जगह जेड की जगह पुट कर दिए। क्योंकि हमको मॉड जेड निकालना है तो मॉड जेड क्या होगा, वो आर ही होगा, आर ही तो मॉड जेड होता है। अब हमारा जो मेन मोटिव है इस क्वेश्चन को सॉल्व करना, वो हमको इसी आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालना, ये हम लोग का टारगेट हो गया। पहला अप्रोच फॉलो नहीं करना है, दूसरा अप्रोच हम लोग देख रहे हैं। अब सिंपली हम जेड की जगह पे इसको पुट कर दिए। अब देखते हैं उसके बाद कुछ मिलने वाला है क्या इसमें, 4 अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसका हमको निकालना है मॉड्यूलस, और ये 2 के बराबर दिया गया हमको, क्वेश्चन में दिया गया। अब यही सॉल्व करना है, अपना मेन कंसर्न जो इसी को सॉल्व करना। इसको अगर सॉल्व करेंगे तो हमको आर के लिए कुछ रिलेशन मिलना शुरू हो जाएगा। चीज़ आपको समझ में आ रही है ना। अब देखिए क्या हम लोग आगे कर सकते हैं इसमें, आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें तो कोई दिक्कत की बात नहीं। आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। माइनस 4 अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा, तो आप इसका रेशनलाइजेशन कर सकते हैं ना। कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कराएंगे और ये जिसका डिनोमिनेटर है वो 1 बन जाएगा और न्यूमरेटर पे बचेगा कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा। तो सबसे बेसिक सी चीज़ होती है, तो सबको पता होती है। इस बार कैसे निकलता है आपको पता है ना, रेशनलाइजेशन करके तो क्या हो जाएगा, देखिए माइनस का 4 अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा माइनस आयोटा साइन थीटा, और इसका मॉड्यूलस जो है ये 2 के बराबर देखा। देखिए थोड़ा सा इसमें जो एक्सप्रेशन है थोड़े लंबे हैं, लेकिन जब आप सॉल्व करने लगेंगे, आपको रफ में सॉल्व करना है तो आपका पेन बहुत तेज चलेगा। ये हम समझाने के लिए धीरे धीरे पढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे समझा रहे हैं, ठीक है। आप जब सॉल्व करेंगे तो आपको कम टाइम लगेगा कंपेरेटिवली, जो और मेथड आने वाले हैं उनसे ज़्यादा टाइम लगेगा, सही है। लेकिन ये मेथड जो है ना, इसमें आप सिंपली आर कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा लिख रहे हैं, वही पुट कर दे रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा कुछ सोच नहीं रहे इसमें, सिंपली आप पुट करके सॉल्व कर, क्योंकि आपके क्लिक नहीं कर रहा है कि क्या यूज कर सकते हैं जिससे हमारा आंसर आसानी से आ जाए। तो ये अप्रोच से आप मूव कर सकते हैं, इससे भी आपको आंसर मिलेगा। और ये भी नहीं बहुत ज़्यादा लेंदी प्रोसेस है, थोड़ा सा है बट बहुत ज़्यादा नहीं, आंसर आपको इससे मिलेगा। हम लोग आसान प्रोसेस भी देखेंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये देखिए ये आप पुट कर सकते हैं आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। अब इसको आगे आपको सॉल्व करना है, तो अगर रियल पार्ट अलग कर दें और इमेजरी पार्ट अलग कर दें, उसके बाद हम लोग उसका मॉडुलस निकाल सकते हैं। किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडुलस क्या होता है, रियल पार्ट का स्क्वायर प्लस इमेजरी पार्ट का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, यही तो होता है मॉडुलस उसका। अब देखिए आप आर कॉस ऑफ थीटा माइनस 4 अपॉन आर कॉस ऑफ थीटा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या है, ये इसका है रियल पार्ट, कोई दिक्कत की बात नहीं। प्लस अब आपको क्या देखना है, इसका इमेजरी पार्ट देखना है। इमेजरी पार्ट इसका क्या है, आर साइन थीटा, यही तो है, प्लस 4 अपॉन आर साइन ऑफ थीटा। ये हम क्या किए हैं, रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को दोनों को अलग अलग कर दिए, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं आपको। तो अगर रियल पार्ट और इमेजरी पार्ट को हम लोगों ने अलग अलग कर दिया तो क्या बन गया,
ये क्या बन गया, ये सिंपली एक x प्लस आटा वाई का फॉर्म बन गया। और इसका मॉड्यूलस लिखना है तो मॉड्यूलस हम इसका आसानी से लिख सकते हैं। ये चीज़ आपको समझ में आ रही है कि नहीं? पक्का समझ में आ रहा है? अब देखिए इसका मॉड्यूलस क्या होगा, इस चीज़ का स्क्वायर प्लस इस चीज़ का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, सिंपल पुट कर दीजिए। तो जब आप खुद सॉल्व कर रहे होंगे रफ में तो आपको इतना ज़्यादा स्टेप नहीं लिखना पड़ेगा, आप सिंपली इसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट प्लस इसका स्क्वायर करेंगे डायरेक्ट, आप अंडर रूट लगा देंगे। लेकिन हम यहाँ पे समझा रहे हैं तो आराम आराम से लिख रहे हैं। आपको क्या करना है, आर कॉस ऑफ थीटा माइनस 4/r, सॉरी साइन नहीं है, कॉस है, कॉस ऑफ थीटा इसका पूरे का होल स्क्वायर है प्लस आर साइन थीटा प्लस 4/r साइन थीटा इसका होल स्क्वायर। और इस पूरे का जो अंडर रूट है वो हमको 2 के बराबर दे रखा, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। ये जो इन्फॉर्मेशन हमको दे रखा है वही यूज करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अब सिंपली इसका करा दीजिए स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। तो जब आप खुद सॉल्व करेंगे तो यहाँ से आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा को आप एज्यूम करेंगे, सिंपली आर स्क्वायर लिख देंगे ना, तो वो स्टेप वहाँ पे कम हो जाएंगे। ये अगर हम 15 स्टेप में लिख रहे हैं तो आपको सॉल्व करते हुए केवल 6 स्टेप लगेंगे, ठीक है। तो ये स्टेप आपको समझाने के लिए लिखा जा रहा है जिससे किसी को दिक्कत ना हो कि क्या लिख रहे हैं। इसको अगर जब आप करोगे तो 16/r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा सिंपली ओपन कर दे रहे हैं, माइनस का क्या कर सकते हैं 2ab, तो 8 कॉस स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब इसको भी ओपन करा दीजिए आप, क्या हो जाएगा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस 16/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं, प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू, अब 4 हो जाएगा क्योंकि अंडर रूट लगा हुआ है। अगर इस साइड से अंदर रूट हटाएंगे तो आप इस साइड में स्क्वायर हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अब ये एक्सप्रेशन आपको दिखने में मिल रहा है, थोड़ा बड़ा सा एक्सप्रेशन है बट इसको आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं कि आर स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा आर स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये क्या हो जाएगा आर स्क्वायर कॉमन लेंगे आप, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 बना देगा, तो ये आर स्क्वायर है प्लस सिंपली 16/r स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा और 16/r स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा है, तो 16/r स्क्वायर आप कॉमन निकालेंगे तो क्या मिलेगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा जो कि 1 बना देगा, 16/r स्क्वायर। सिंप्लीफाई हो जा रहा है कि नहीं। और माइनस का 8 कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 8 साइन स्क्वायर थीटा, अगर आप माइनस का 8 कॉमन निकालेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कॉस ऑफ 2 थीटा, ये किसके बराबर है 4 के बराबर है। अब ये एक्सप्रेशन आपको थोड़ा सा इंटरेस्टिंग दिख रहा होगा, छोटा एक्सप्रेशन बन गया। देखिए हम लोग कुछ किए नहीं हैं, सिंपली जेड की जगह पे आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पुट कर दिए हैं और उसके बाद फर्दर हम लोग सॉल्व करते चले जा रहे हैं। अब इसी को सॉल्व करते हुए आगे बढ़ रहे हैं तो हमको ये एक्सप्रेशन मिल रहा है। ये थोड़ा इंटरेस्टिंग एक्सप्रेशन है कि इसी का ही हेल्प लेके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और जो हम लोग 2 मेथड देखेंगे उन मेथड्स में भी ये एक्सप्रेशन आएगा कहीं ना कहीं और इसका यूज करके आपको उसको सॉल्व करना पड़ेगा। बट स्टार्टिंग पॉइंट ये नहीं होगा कि इतना बड़ा सा स्टेप हमको लिखना पड़ेगा, ये पूरा स्टेप खा जाएगा जो हम लोग का 4th मेथड रहेगा। ये पूरा स्टेप आपको यूज नहीं करना, आपको बेसिक इतना पता होना चाहिए कि Z1 माइनस Z2 का मतलब क्या होता है, वो हम देखेंगे अभी मेथड नंबर 4 में। लेकिन यहाँ के लिए आप सिंपली ये प्रोसेस को फॉलो करके यहाँ तक पहुँच सकते हैं, इसमें कोई भी दिक्कत की बात नहीं है। देखिए हमेशा अप्रोच इंपॉर्टेंट होता है, आंसर नहीं। पेपर में जब आप बैठे हैं तब आपका अप्रोच प्लस आंसर दोनों ही मैटर करता है, लेकिन अगर घर पे सॉल्व कर रहे हैं तो आपका अप्रोच मैटर करता है, आंसर तो आ ही जाएगा, ठीक है। आंसर आना अलग कंसर्न हो जाएगा, लेकिन आप अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं तो आपको अप्रोच पे ज़्यादा फोकस करना है। अब देखिए इसको आपको सॉल्व करना है। अब क्या लिखा हुआ आर स्क्वायर प्लस 16/r स्क्वायर, ये किसके बराबर है 4 + 8 कॉस ऑफ 2 थीटा। तो ये सब जो मेथड है ना, थोड़ा 3-4 मेथड से बताने का पर्पज़ ही अपना यही है। अब देखिए ये एक्सप्रेशन को आपको ध्यान से देखना है और इसी का ही हेल्प से हम लोग को निकालना है कि आर की मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है। समझिए आर भी वेरिएबल होगा, थीटा भी वेरिएबल होगा, इसका मतलब आर की मैक्सिमम वैल्यू पूछा जा रहा और थीटा भी एक एंगल है जो कि हम लोग उसका आर्ग्यूमेंट मान रखे थे कॉम्प्लेक्स नंबर का, तो ये थीटा भी कोई भी एंगल ले सकता है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझिए कि आर स्क्वायर प्लस 16/r स्क्वायर है। आपको एक चीज़ पता होगा, थोड़ा दिमाग लगाइए, एक चीज़ आपको पता होगा कि किन्हीं भी 2 नंबर का जो एम होता है वो हमेशा उसके जीएम से ज़्यादा होता है। ये आपको पता है क्या कॉन्सेप्ट? देखिए ये आपको पता है क्या?
अगर ना भी पता है तो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, बट ये पता होना आपको चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट सा कॉन्सेप्ट है। क्या? अगर आपके पास एक नंबर है ए और एक नंबर है बी, ए प्लस बी बाई टू अगर ये है, ये ग्रेटर देन इक्वल टू क्या होता है? ए इंटू बी की पावर 1/2। आपको पता है? आपको पता है? सिंपल सा। और यहाँ पे ए एंड बी को आप पॉजिटिव ही मान के चलिए, सिंपल सा पॉजिटिव मान के चलिए, ठीक है। आप नेगेटिव मानेंगे, जैसे सपोज कीजिए आप ले लिए ए को -4 और बी को भी ले लिए -4, तो क्या हो जाएगा? -8/2 यानी -4। क्या बड़ा होगा 16 या 16 के अंडर रूट के? नहीं होगा। इसलिए ए और बी को आपको पॉजिटिव लेके चलना है। और ये एक्सप्रेशन, ये सब एक्सप्रेशन हम लोग जो ये आता है ना, ये आता है सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर में, तो वहाँ पे इसका डिस्कशन होता है डिटेल में ना, ये सब ये क्यों होता है ऐसा, इस सब का प्रूफ हम लोग देखते हैं। अभी के लिए आप ये समझिए कि जो ए एम होता है वो जी एम से बड़ा या बराबर होता है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बराबर कब होगा? जब दोनों नंबर बराबर हो जाएंगे। अगर ए एम बराबर जी एम कब होगा? इफ़ ए इज इक्वल्स टू बी। पुट करके आप देख सकते हैं, अगर ए इक्वल्स टू बी होगा तो ए बन जाएगा, और ये ए स्क्वायर का अंडर रूट यानी ए ही बन जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो ए एम इज इक्वल्स टू जी एम कब होगा? जब ए बराबर बी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। ये कॉन्सेप्ट है छोटा सा, किन्हीं भी दो नंबर्स का जो ए एम होता है वो बड़ा होता है या बराबर होता है उसके जी एम से, इसको हम लोग जी एम बोलते हैं। जी एम मीन्स क्या होता है? क्या होता है? जियोमेट्रिकल मीन। इसका मतलब क्या होता है? अरिथमेटिक मीन। समांतर माध्य, ये क्या गुणोत्तर माध्य होता है। तो ये हम लोग देखें ये सब क्यों होता है, सब हम लोग को देखना है। लेकिन अभी के लिए अगर आपको इतना ही पता है तो आपका काम आसान हो जाएगा। अगर इतना ना भी पता है तो भी आपका काम आसान हो जाएगा, आप तो भी आपका आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, ध्यान से समझिए। अब इस LHS को ध्यान से देखिए, क्या है? r² + 16/r²। तो वहाँ पे हम लोग जब सीक्वेंस सीरीज पढ़ते हैं वहाँ पे एक डिस्कशन हम लोग करते हैं कि अगर आपके पास कुछ इस टाइप का केस दिख रहा है, आप समझिए, जब हम r² + 16/r² लिखा हुआ, अब बटे 2 करेंगे तो ये किसके बराबर होगा? किससे बड़ा बराबर होगा? r² × 16/r², और r² कट जाएगा। तो हम लोग इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं कि कहाँ से कहाँ तक जाने वाला है। मतलब r² + 16/r² की वैल्यू निकाल सकते हैं कि कितने से बड़ा होगा, ये हम निकाल सकते हैं इस एक्सप्रेशन का यूज़ करके। तो क्या हो जाएगा देखिए, r² + 16/r² अपॉन 2, ये होगा बड़ा या बराबर किसके? r² × 16/r² की पावर 1/2। ये 1/2 क्यों लिखे? जैसे दो नंबर है ना तो 1/2 लिखे। अगर 3 नंबर होता है a + b + c बाई, तो आप यहाँ पे 3 लिखते और a × b × c की पावर 1/3 लिखते। जी एम यही लिखते हैं। किन्हीं भी n नंबर का जो जी एम होता है वो a1 × a2 × a3 × an तक जाएगा, इसकी पावर 1/n। और जो उसका ए एम होता है, ए एम सिंपली माध्य होता है। आपको पता है ना, 10 नंबर का माध्य निकालना, 10 नंबर को जोड़ दो, 10 से डिवाइड कर दो, यही तो करते हैं। अब ये चीज़ हम लोग लिख दिए, r² कैंसिल आउट हो जाएगा, 16 का स्क्वायर यानी कि 16 की पावर 1/2 यानी 4, 4 × 2 यानी 8। तो हमको क्या एक रिलेशन मिल गया, r² + 16/r² जो क्या है 8 से बड़ा या बराबर है। अब ध्यान से समझिए, 8 से बड़ा या बराबर। अब मैक्सिमम वैल्यू कितना ले सकता है ये नहीं बता रहा है एक्सप्रेशन। ये एक्सप्रेशन क्यों इतना बता रहा है कि वैल्यू 8 से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं है, ये वैल्यू 8 से बड़ी हम लोग यहाँ से निकाल ली। अब समझिए, अब जो राइट हैंड साइड में दिया हुआ है ये हम लोग क्या किया? LHS का यूज किया। देखिए डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, आपको सॉल्व करने में टाइम नहीं लगेगा। फिर से बोल रहे हैं, सॉल्व करने में आपको टाइम नहीं लगेगा। आप रफ में सॉल्व कर रहे हैं तो ये सब स्टेप आप थोड़ा, ये पूरा लिखने थोड़ा जाएंगे आप, या इतना पूरा लिखने थोड़ा जाएंगे, ये सब आपके दिमाग में कैलकुलेशंस होगी और फटाक से आप इस कंक्लूजन पे पहुंच जाएंगे 4-5 स्टेप को क्रॉस करके, अगर आपका कॉन्सेप्ट मजबूत है तो, ठीक है। अब आप RHS को देखिए एक बार। हम लोग LHS को देख लिए, इसकी वैल्यू 8 से बड़ी है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस RHS को देखिए, RHS में क्या लिखा हुआ? 4 + 8 cos ऑफ 2 थीटा लिखा हुआ। हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कॉस ऑफ समथिंग हो वो वैल्यू हमेशा ही -1 से 1 के बीच में होती है। साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू हमेशा -1 से 1 के बीच होती है। अब 8 cos 2 थीटा है तो आप 8 कॉस ऑफ कुछ भी हो, 2 थीटा, 3 थीटा, 4 थीटा, -θ कुछ भी हो, कॉस के अंदर में कुछ भी हो, इसकी वैल्यू जो होती है -1 से 1 के बीच में होती है। अब देखिए, अगर आप 8 cos ऑफ 2 थीटा निकालेंगे क्या हो जाएगा? -8 से +8 के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आप 4 जोड़ देंगे तो दोनों साइड 4 जोड़ दिए क्या हो जाएगा? -4, 4 + 8 cos ऑफ 2 थीटा, ये 12 के बराबर, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये चीज़ आपको समझ आ रही है ना? तो यही 4 + 8 cos 2 थीटा निकाले हम लोग, इसकी वैल्यू -4 से 12 के बीच है। और ये 4 + 8 cos 2 थीटा ही हमारा क्या है? r² + 16/r²। तो यहाँ से हम लोग क्या लिख सकते हैं? r²
प्लस 16/r²। प्लस 16/r² जो है क्या है, इसकी वैल्यू हमको मिल गई -4 से लेकर के 12 तक। ये आपको सेकंड एक्सप्रेशन मिल गया। अब समझिए, पहला जो था वो डिस्कशन वाले पार्ट से हम लोग LHS पार्ट को देख लिए, इसकी लिमिट क्या होने वाली, मतलब इसका वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाने वाला। 8 से बड़ा ये बता रहा है, और जो इसका RHS था वो बता रहा है -4 से 12 होगा। तो अगर आपको ये नहीं पता है ये वाला कॉन्सेप्ट, तो आप सिंपली इसका भी यूज करके सॉल्व कर सकते हैं। मतलब r² प्लस 16/r² की मैक्सिमम वैल्यू 12 जा सकती है, तो r² प्लस 16/r² को 12 पुट कीजिए और आप r का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। आपको r की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी यहाँ से। r² प्लस 16/r² की मैक्सिमम वैल्यू 12 हो सकती है, इसको सॉल्व कर लीजिए, आपको r की मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। ये जो एक्सप्रेशन आपको बता रहा है r² प्लस 16/r² की वैल्यू -4 से 12 बता रहा है, तो आपको दिखने में खुद ही समझ में आना चाहिए -4 से 0 तक का वैल्यू ऐसे भी नहीं ले सकता। क्यों? क्योंकि r² भी एक पॉजिटिव नंबर है, 16/r² भी एक पॉजिटिव नंबर है, तो एक दो पॉजिटिव नंबर का सम नेगेटिव थोड़ा हो जाएगा, तो ये हमेशा पॉजिटिव ही आने वाला है। बट ये जो हम लोग के पास राइट हैंड साइड का एक्सप्रेशन था, उसका यूज करने से हम लोग को ये चीज़ मिल रही, क्या, r² प्लस 16/r² की वैल्यू -4 से 12 के बराबर। ध्यान से समझिए, अगर आपको ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप बेसिकली केवल इतना ही देख के आप r² प्लस 16/r² को 12 पुट करेंगे, आप सॉल्व करा लेंगे, r की वैल्यू निकाल लेंगे, r की वैल्यू उससे निकल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन 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 अगर आपको ये कॉन्सेप्ट पता है तो आप ये बोल सकते हैं r² प्लस 16/r² की वैल्यू -4 से 12 के बीच में ये बोल रहा है और ये 8 से बड़ा बोल रहा है, तो दोनों का इंटरसेक्शन ही तो लिखना पड़ेगा, क्योंकि दोनों चीज़ें सेटिस्फाइड होनी चाहिए। ये तो सेटिस्फाइड होना ही चाहिए कि AM JM GM से बड़ा होता है, और ये भी साथ में सेटिस्फाइड होना चाहिए, क्योंकि ये कॉस का प्रॉपर्टी है कि कॉस जो होता है -1 से 1 की वैल्यू लेता है, तो 4 + 8 cos 2 थीटा, यानी r² प्लस 16/r², इसकी वैल्यू -4 से 12 होनी ही पड़ेगी। तो अगर आपको, फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, ये कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो आप इसको भूल भी जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसी से सॉल्व कर सकते हैं। क्या, आपको अल्टीमेटली r की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, आप r² प्लस 16/r² को 12 पुट कीजिए और सॉल्व करके r का मान निकाल लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, आंसर आपको मिल जाएगा। लेकिन आपको अगर ये पता है तो भी आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें कोई लेकिन की बात नहीं। देखिए, r² प्लस 16/r² की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी, 8 से लेकर के 12 तक, क्योंकि 8 से बड़ा ये बता रहा है और 12 से छोटा ये बता रहा, और -4 से बड़ा बता रहा, तो -4 से 8 तो वैसे भी नहीं होगा, क्योंकि ये 8 से बड़ा बता रहा है। -4 से 8 तो ऐसे नहीं होगा, तो -4 से 8 को आपको निकालना पड़ेगा और 8 से 12 को आपको इंक्लूड करना पड़ेगा। अब आप इसको सॉल्व करा सकते हैं, r² प्लस 16/r² की मैक्सिमम वैल्यू 12 जा सकती है, इससे सॉल्व करके आप r निकाल सकते हैं। r² प्लस 16/r² की वैल्यू मिनिमम 8 जा सकती है, तो इससे सॉल्व करा के r का मान निकाल सकते हैं। तो आपसे मिनिमम पॉइंट पूछ रहा होता तो आप इसको प्रीफर करते हैं, आपसे मैक्सिमम पूछ रहा है तो आप इसको प्रीफर कीजिए। क्या लिख देंगे आप, r² प्लस 16/r²। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो निकला है ये दोनों कॉन्सेप्ट को मर्ज करके निकला। अगर आपको ये कॉन्सेप्ट ना भी पता होता, केवल इतना तो सबको पता होता है कि कॉस की वैल्यू -1 से 1 के बीच होती है, तो आप इससे भी आंसर निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। सिंपली आप r² प्लस 16/r² को 12 पुट कीजिए और सॉल्व करा दीजिए इसको, क्या हो जाएगा r²। अब r² को कोई आप दूसरा वेरिएबल मान लीजिए, फिर सॉल्व करा दीजिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना के, लेट r² = t है, तो क्या है, t² माइनस का 12t प्लस का 16 = 0, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये तो है t²। देखिए, r² को t मान लिया हम लोग, तो t² माइनस का 12t प्लस 16 = 0। सॉल्व कर दीजिए इसको, t क्या आ जाएगा, 12 माइनस का b प्लस माइनस b² यानी कि 144 माइनस 4ac यानी 64 अपॉन 2। सिंपल सा t का मान हम लोग निकाल रहे हैं, क्या है, 12 प्लस माइनस 144 माइनस 64 यानी कि 80 का अंडर रूट अपॉन में 2 है। अब डिवाइड कीजिए, यहाँ से 80 है, 80 मतलब 80 का अंडर रूट क्या हो जाएगा, 16 × 85, तो 4√5 है, 4√5 है, यानी 2 से आप डिवाइड करने के लिए मिल जाएगा 6 प्लस माइनस, ये क्या आएगा, 2√5। इसमें आपको कोई दिक्कत की बात नहीं है ना, 6 प्लस माइनस 2√5 हो सकता है t का मान। अब समझिए,
अगर t का मान 6 प्लस माइनस टी 2√5 हो सकता है, तो आपको t की वैल्यू तो आर स्क्वायर है। ध्यान से देखिए, ये तो आर स्क्वायर की वैल्यू है 6 प्लस माइनस 2√5। तो आपको आर की मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, तो आप माइनस वाले को इग्नोर कीजिए, क्योंकि आर की मैक्सिमम वैल्यू हमको चाहिए। तो जो आर स्क्वायर मैक्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2√5। कोई दिक्कत की बात नहीं। तो आप आर मैक्स को सिंपली 6 प्लस 2√5 का अंडर रूट लिख सकते हैं कि नहीं। आर मैक्स क्या हो जाएगा, 6 प्लस 2√5 का अंडर रूट। ये आपको समझ में आया कि नहीं। ये आर मैक्स की वैल्यू आपको निकल के थोड़ा इसको और सिंप्लीफाई करना है, ताकि हम लोग का ऑप्शन कुछ इस टाइप से नहीं दिख रहा है, तो उसमें हम लोग ले आ सकते हैं पूर्ण वर्ग बना के। एक बार फिर से आप ध्यान से देखिए कि हम लोग किए क्या। हमारे पास एक एक्सप्रेशन दे रखा था, उस एक्सप्रेशन में हम जेड को आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पुट किए और पूरा प्रोसेस से सॉल्व करते चले गए। इतना बड़ा मेथड आपको सॉल्व करते टाइम नहीं लगेगा, आपको सॉल्व करने में इतना सब बार बार हर चीज़ लिखनी नहीं पड़ेगी। आप 4 + 8 cos 2 थीटा को दिमाग में मान लेंगे कि -4 से 12 होता है, और फिर 12 आप पुट करके तुरंत आंसर निकालें। तो जो यहाँ तक हम पहुँचे ना, तो ये आपको यहीं आंसर दिखने लगेगा। ठीक है, ये आपको प्रैक्टिस से ये चीज़ आप अचीव कर सकते हैं। लेकिन अभी आप डिस्कशन देख रहे हैं तो आपको ये ना लगे कि बहुत ही लेंदी सा इसका डिस्कशन है। ये डिस्कशन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको एक रैंडम क्वेश्चन मिलने वाला है किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम में, तो आप कॉन्सेप्ट को कैसे अप्लाई करते हैं वो ज़्यादा मैटर करता है। आपको 1000 कॉन्सेप्ट पता है ये मैटर नहीं करता, आपको जो कॉन्सेप्ट पता है उस पर आप सॉलिड हैं कि नहीं ये मैटर करता है। ये कॉन्सेप्ट आपको अगर पता है तो आप उसको अप्लाई यहाँ पे किस प्रकार से कर रहे हैं, सबसे ज़्यादा जरूरी है अप्लाई करना। ठीक है, ये चीज़ हम लोग अप्लाई कर ली। तो आर मैक्स की वैल्यू 6 + 2√5 का अंडर रूट है। देखिए आर की मैक्सिमम वैल्यू, चूँकि आर ही तो क्या है, मॉड जेड है, 6 + 2√5 का अंडर रूट। अब देखिए क्या है, ये √5 का स्क्वायर है प्लस 1 का स्क्वायर है, यही तो है, चूँकि इसको हम लोग पूर्णांक बना सकते हैं। अब इसको देखिए, ये पूर्णांक बनाना जैसे हम लोग का किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का जो स्क्वायर रूट होता था उसमें पूर्णांक इसी प्रकार से बनाते, तो वही प्रकार से हम लोग यहाँ भी बना सकते हैं। √5 का होल स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू √5 × 1। अब इसी का क्या है, अंडर रूट है। तो जो आर मैक्स की वैल्यू हो जाएगी क्या हो जाएगी, √5। देखिए √5 + 1 का होल स्क्वायर है, फिर उसका अंडर रूट यानी √5 + 1। ये हमारा हो गया आंसर, ये हमारा हो गया आंसर, कोई दिक्कत की बात नहीं है, और ये हमारा आंसर बिल्कुल ही सही है। तो ये अप्रोच आपको समझ में आई। ये अप्रोच कोई एक नॉर्मल स्टूडेंट फॉलो कर सकता है। अगर उसका कैलकुलेशन स्पीड ज़्यादा तेज़ है तो उसको एक पेज नहीं लगने वाला, उसको मुश्किल से 4 लाइन लगेगा। और हम लोग का जो चौथा मेथड होने वाला है, जो कि अपना मेथड होगा, अपना थॉट प्रोसेस का मेथड होगा, वो यही सब करवाएगा, लेकिन आपसे डायरेक्टली यहाँ से डिस्कशन स्टार्ट करवाएगा। यहाँ से ये सब करने का नीड नहीं है। तो वो अप्रोच भी हम लोग देखने वाले हैं, लेकिन अभी के लिए आप समझिए कि ये अप्रोच से हम लोग सॉल्व करके आंसर निकाल लिए। तो √5 + 1 हमको इसका आंसर मिल रहा है, जो कि आंसर नंबर डी सही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट ये दूसरा मेथड था, इसके अलावा भी हमको कुछ अच्छे अच्छे मेथड्स देखने। पहला मेथड आपको अवॉइड करना है कि हम x + आयोटा y मान लें, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये अप्रोच आप फॉलो कर सकते हैं, आपको इससे भी आंसर मिलेगा। अब देखिए एक नेक्स्ट मेथड है, इसका क्या, मेथड नंबर 3। तो ये इस मेथड से हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करने वाले, क्योंकि इसके सॉल्व जो देखिए स्टार्टिंग पॉइंट क्वेश्चन का दूसरा है, उस स्टार्टिंग पॉइंट के बाद हम लोग फिर से यही जो हम लोग का प्रोसीजर है ना, इस पे पहुंच जाएंगे। अब देखिए आपके पास क्या दिया हुआ है, z - 4/z, इसका मॉडुलस दिया गया आपको 2। सिंपल सी बात है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। अब समझिए, अगर आपके पास ये चीज़ आपको लिखा होता z - 4/z इंटू z - 4/z का कॉन्जुगेट, पूरे का कॉन्जुगेट, तो क्या होता, समथिंग इंटू समथिंग का कॉन्जुगेट क्या होता है, समथिंग के मापांक का स्क्वायर। इसका मतलब क्या हो जाएगा, इसके मॉडुलस का स्क्वायर यानी 4। कोई दिक्कत नहीं, हमारे पास z - 4/z का मॉडुलस है। सिंपल सा, इसको आप ऐसा मत समझिए, आप दिमाग में रखिए इसको, इसके लिए दिमाग थोड़ा बंद कीजिए, आप समझिए जो हम बोल रहे हैं। अगर मॉड z बराबर आपको 2 लिखा हुआ है, तो आप z इंटू जेड कॉन्जुगेट को 4 लिख सकते हैं कि नहीं, आसानी से लिख सकते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है, समथिंग का मॉडुलस = 2, तो समथिंग इंटू समथिंग का कॉन्जुगेट = 2 स्क्वायर, ये तो होना पड़ेगा। अब देखिए ये चीज़ आपको समझ में, सिंपल सा स्टेप था।
अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे जेड माइनस 4/z है इंटू सिंपली कॉन्जुगेट का प्रॉपर्टी क्या होता है, जेड का कॉन्जुगेट माइनस 4/z, इसका होल कॉन्जुगेट इज इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं होना चाहिए। अब देखिए सिंपली आप मल्टीप्लाई करा सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आपके पास जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जो कि आप समझ लीजिए आर ई की पावर आयोटा थीटा, तो आप जब जेड का कॉन्जुगेट निकालेंगे तो आर ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। और अब जब 4/z का कॉन्जुगेट निकालेंगे, 4/z क्या हो जाएगा, 4/r ई की पावर आयोटा थीटा, तो ऊपर में जाएगा ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। तो ये 4/z का मॉड्यूलस हो जाएगा, ई की पावर माइनस आयोटा थीटा हो जाएगा। तो एक्चुअल में जो इसका एंगल है माइनस, ये जेड का कॉन्जुगेट ही हो जा रहा है, 4/z का कॉन्जुगेट ही हो जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत की बात नहीं। आप सिंपली मल्टीप्लाई करा दीजिए, आप मल्टीप्लाई करा दीजिए जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट माइनस जेड इंटू 4/z कॉन्जुगेट। देखिए 4/z का होल कॉन्जुगेट, 4/z का कॉन्जुगेट, किसी z1/z2 का कॉन्जुगेट क्या होता है, z1 का कॉन्जुगेट अपॉन z2 का कॉन्जुगेट। 4 का कॉन्जुगेट 4 ही होगा, क्योंकि इसका इमेजरी पार्ट तो है ही नहीं कि आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इमेजरी पार्ट इसका 0 है। आप सिंपली मल्टीप्लाई करा दीजिए, माइनस का 4/z इंटू जेड का कॉन्जुगेट प्लस 4/z इंटू 4/z का कॉन्जुगेट, कोई दिक्कत की बात नहीं, इज इक्वल्स टू 4। अब जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट क्या होगा, मॉड जेड का स्क्वायर। अब देखिए ये 4 इंटू 4 यानी 16 अपॉन जेड इंटू जेड कॉन्जुगेट यानी मॉड जेड का स्क्वायर प्लस 16 अपॉन मॉड जेड का स्क्वायर। तो वही चीज़ हमको जहाँ पे मिली तो वही यहाँ पे मिलने लगेगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 4z अपॉन, ध्यान से समझिए, 4z अपॉन जेड का कॉन्जुगेट है माइनस 4z कॉन्जुगेट अपॉन जेड है इज इक्वल्स टू 4। कोई दिक्कत नहीं है। अब समझिए अगर आप यहाँ से भी जेड को आर ई की पावर आयोटा थीटा पुट करने वाले हैं, देखिए आर ई की पावर आयोटा थीटा आप डायरेक्ट यहाँ पुट कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वो प्रोसीजर हम लोग देख चुके हैं। आप ये प्रॉपर्टी का यूज़ करके यहाँ पहुँच के भी आप पुट कर सकते हैं, कोई इसमें भी दिक्कत की बात नहीं। आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, पक्का डन? तो आप यहाँ भी पुट कर सकते हैं, इसके बाद भी आप आगे फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। कंटिन्यूट, इसके आप जब कंटिन्यू करेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट ये अप्रोच भी आपको एवॉइड करना है, ठीक है, सॉरी एवॉइड नहीं करना, आप पहला कर चुके हैं, इसके बाद का मेथड आपको एवॉइड करना है। आप इसे कंटिन्यू करेंगे आंसर मिल जाएगा, बट इसके बाद हम लोग वही प्रोसीजर पहले फॉलो कर चुके हैं, तो ये फिर हम क्यों करेंगे। क्वेश्चन का स्टार्टिंग यहाँ पे थोड़ा दूसरा हो गया, क्या हम लोग प्रॉपर्टी का यूज कर लिए और फिर थोड़ा सा कैलकुलेशन दूसरे हिसाब से कर दिए। वहाँ पे आप प्रॉपर्टीज का यूज नहीं कर रहे थे, सिंपली आप जेड को आर कॉस ऑफ थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा पुट किए और यहाँ भी ऐसे पुट किए और फिर सॉल्व करा के मॉडुलस निकाल के सॉल्व कर दिए, तो भी आपको आंसर मिला। इससे भी आपको आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत की बात इसमें नहीं है। अब देखिए एक नया मेथड, दूसरा मेथड है जो कि आपको इस क्वेश्चन का आंसर ना बहुत ही कम टाइम में दे देगा ना, और वो कॉन्सेप्ट काफ़ी गुड कॉन्सेप्ट माना जाता है, बट वो आपको क्लिक करे या उस लेवल में उस प्रकार से आप उसको एडजस्ट कर पाएँ, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। बट हम लोग डिस्कशन देख रहे हैं क्या लिखा है आपके पास, ध्यान से समझिए। जेड माइनस 4/z है, 4/z है, हाँ 4/z है, इसका मॉडुलस क्या है, 2 है। अच्छा आप लोग को एक चीज़ पता होगा प्रॉपर्टी कि किसी भी ट्रायंगल में जो होता है कि दो साइड का जो सम होता है वो हमेशा ही तीसरी साइड से बड़ा होता है। आपको पता है ना, किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का जो सम होता है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये तो सबको पता होता है। थोड़ा सा डिस्कशन कर देते हैं, आपको समझिए, बहुत ही छोटा सा डिस्कशन करेंगे, 2 मिनट का 3 मिनट का। देखिए एक किसी ट्रायंगल की एक साइड है ए बी और ये 2 पॉइंट है। कोई भी ट्रायंगल जब बनता है तो 3 पॉइंट से ही बनता है, और हम लोग एज्यूम कर ले रहे हैं 2 पॉइंट ए और बी ये हैं, इनसे एक साइड बन रही है और एक पॉइंट हम लोग कहीं भी इस पूरे प्लेन में कहीं भी रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ रखें, यहाँ, अगर इसकी लाइन में नहीं आएगा तो वो एक ट्रायंगल बनाएगा। ये आप समझना चाहिए, आपको समझ रहे हैं आप इस चीज़ को ना। ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं कि किसी भी जो ट्रायंगल होता है उसकी 2 साइड का जो सम होता है तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये हम लोग प्रूफ कर रहे हैं। ए बी लाइन हम लोग यहाँ पे एज्यूम किए, ये 2 पॉइंट है। अब तीसरा पॉइंट कहीं भी हो सकता है, तीसरा पॉइंट हमारा यहाँ हो सकता है, तीसरा पॉइंट यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ हो सकता है, यहाँ नीचे भी कहीं हो सकता है, बट इसकी लाइन में तो नहीं आएगा।
अगर इसकी लाइन में हो जाएगा तो ए बी सी अगर संरेखी हो जाएंगे तो वो ट्रायंगल नहीं बना पाएंगे। ये पॉइंट आपको समझ में आ रहा है? तो ट्रायंगल तभी बनेगा जब तीनों संरेखी ना हो। बेसिक सा पॉइंट है, संरेखी होगा तो ट्रायंगल कैसे बनेगा? ट्रायंगल के लिए 3 साइड चाहिए और 3 को एंगल चाहिए, तो वो बन तो पाएगा नहीं यहाँ से। ठीक है, अब देखिए ये सिचुएशन, तुम्हारा कहीं भी कोई पॉइंट, मान लीजिए सी पॉइंट यहाँ पे हो तो कहीं भी सकता, मान लीजिए सी पॉइंट यहाँ पे है। अब सी पॉइंट होने की वजह से जब सी को आप ए से मिलाएंगे, सी को आप बी से मिलाएंगे, तो आपको 2 साइड और मिल जाएंगे और 3 साइड आपको यहाँ पे मिल गई। अब आप ये बोल सकते हैं कि हमारा ट्रायंगल बन चुका है। अब अगर हमको ये प्रूफ करना है किसी भी ट्रायंगल के लिए, ये थोड़ा सा डिस्कशन है, अभी इसको हम इरेज कर देंगे। ठीक है, आपको बेसिक साइज तो इतना तो पता होगा, बस हम उसको समझा रहे हैं, इतना तो आपको पता ही होगा पहले से कि किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड का सम तीसरी साइड से बड़ा होता है, तो सबको पता होता है, उसका आप यूज कर सकते हैं। अब ये ए बी है, ये ए सी और बी सी है। अब समझिए, अगर आप यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे तो ये मान लीजिए डी है। अब समझिए, तो ये ए सी का एक पार्ट है ए डी, ए सी का कॉस ऑफ थीटा ही तो ए डी है, और इस बी सी का कॉस ऑफ थीटा ही बी डी है। और ये ए डी हमेशा ए सी से कम होगा, क्योंकि ए सी कर्ण है, ए डी उसका आधार है, तो हमेशा ही कम होगा। ध्यान से समझिए, यहाँ पर लिख सकते हैं क्या, ए सी की वैल्यू हमेशा बड़ी होगी ए डी से, इतना लोग लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। सेम उसी प्रकार से यहाँ भी बोल सकते हैं हम लोग, जो बी सी की वैल्यू क्या होगी, बी डी से बड़ी होगी, जो कि बी डी इसका आधार है और बी सी इसका कर्ण है। अब आप दोनों को जोड़ दीजिए, यानी कि ए सी प्लस बी सी किससे बड़ा होगा, ए डी प्लस बी डी से, और ए डी प्लस बी डी ही हमारा क्या है, पूरा ए बी है, इसको आप ए बी लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि ए सी प्लस बी सी जो है वो क्या है, ए बी से बड़ा है। तो हम लोग प्रूफ कर लिए, क्या प्रूफ कर लिए, किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड का जो सम है वो तीसरी साइड से बड़ा होता है, ये हम लोग को दिख रहा है। अब ये पॉइंट कहीं भी हो सकता है, अगर ये पॉइंट आप यहाँ पे रखेंगे तब थोड़ा सा अलग लेवल पर डिस्कशन चलेगा, बट पहुँचेगा ये कंक्लूजन यहीं पे कि किसी भी 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है। ये 2 साइड्स का सम तीसरी साइड से हमेशा ही बड़ा होता है। तो ये हम लोग के डिस्कशन का पार्ट था। ठीक है, तो किसी को अगर नोट करना हो तो आप नोट कर सकते हैं, जो थोड़ा वीडियो को बैक करके। बट इससे हमको कंक्लूजन यही मिला है कि किसी भी ट्रायंगल की 2 साइड का जो सम होता है वो हमेशा तीसरी साइड से बड़ा होता है, कोई दिक्कत नहीं। उसी चीज़ का हम लोग यहाँ पे यूज करना है, ध्यान से समझिए। ये रियल एक्सिस है, आपको वेक्टर पता है, कुछ कुछ वेक्टर का थोड़ा आइडिया होगा। वेक्टर का एडिशन किस प्रकार से होता है आपको पता है। देखिए, अगर आपके पास ये वेक्टर ए वेक्टर है, ए वेक्टर है, और आपके पास एक वेक्टर है ये बी वेक्टर, तो और ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो इनका सम आता है वो इसी डायरेक्शन में आता है। इतना वेक्टर का बेसिक आपको पता होगा। जब हम लोग वेक्टर का चैप्टर पढ़ेंगे या हम लोग जब कॉम्प्लेक्स नंबर का कंपैरिजन वेक्टर से देखेंगे, तो वहाँ भी हम लोग वेक्टर के लिए 1-2 लेक्चर दिखेंगे, उसमें पूरे डिटेल में वेक्टर के बारे में समझेंगे। अभी के लिए आपको इतना पता होना चाहिए, ए वेक्टर है बी वेक्टर है, तो इनका सम कुछ इस प्रकार से होता है, और आप वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट कर सकते हैं, उनका मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना। बी वेक्टर है, इसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना आप कहीं भी इसको शिफ्ट कर सकते हैं, इसके पैरेलली, यहाँ पे है तो यहाँ, ठीक है, ऐसे करके आप शिफ्ट कर सकते हो। तो आप इस बी वेक्टर को यहाँ भी यूज कर सकते हैं, यहाँ भी वेक्टर का शिफ्टिंग हो सकता है आसानी से, कोई दिक्कत नहीं। ये भी बी वेक्टर ही है, तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर इसको लिखते हैं, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ए प्लस बी वेक्टर है, कोई दिक्कत नहीं। इतना वेक्टर का बेसिक आपको पता होगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब थोड़ा दिमाग लगाइए, ये हमको दिया हुआ z-4/z, ध्यान से समझिएगा। हम लोग कुछ इसी प्रकार से थोड़ा मैनिपुलेशन करके हम समझना चाहते हैं, ध्यान से समझिए। अगर आपके पास एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, देखिए कॉम्प्लेक्स नंबर और वेक्टर का कंपैरिजन सीधे सीधे तौर पे हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि वेक्टर के लिए आपको चाहिए उसका मैग्नीट्यूड और उसका चाहिए एंगल या उसकी चाहिए स्लोप। अगर आप स्लोप आपको पता है और उसका मैग्नीट्यूड पता है तो आप ये बता सकते हैं कि हमारा वेक्टर कहाँ पे आने वाला है। ठीक है, ऐसा कुछ करके हम लोग उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर के लिए उसका मैग्नीट्यूड इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका स्लोप इंपॉर्टेंट हो जाता है कि पॉजिटिव रियल एक्सिस से कितना स्लो इसका एंगल बना रहा है ना। उसी प्रकार से कॉम्प्लेक्स नंबर भी होता है, तो कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए उसका क्या इंपॉर्टेंट हो जाता है, आर्ग्यूमेंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, उसका मॉडुलस इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो दोनों को हम लोग रिलेट कर सकते हैं, वो हम लोग का जो टॉपिक होगा nth रूट ऑफ यूनिटी के बाद उसमें हम लोग देखेंगे। लेकिन अभी के लिए आप समझिए, जैसे मान लीजिए आपके पास ये z1 है,
Z1 ये Z2 है, ये Z1 है, ये Z2 है, दो कॉम्प्लेक्स नंबर है आपके पास। अब आपको इन दोनों को ऐड करना है, ठीक है। ठीक, इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को आप ऐड करना चाहते हैं। सपोज कि ये है 3 + 4 आयोटा है और ये है 2 + 6 आयोटा। तो जब आप जोड़ेंगे इनको, तो रियल पार्ट से जुड़ेगा और इमेजिनरी पार्ट से जुड़ेगा, तो कहीं इनके बीच में यहीं कहीं आएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो जो इसका Z1 + Z2 होने वाला है वो यहीं पे इस लाइन के अलोंग आने वाला है, यानी Z1 + Z2, कोई दिक्कत नहीं। तो अब समझिए ये Z2 है, एक्चुअल में Z2 तो ऐसे ही होगा, कोई दिक्कत नहीं, ये ही होगा ही। बट हम लोग जब वेक्टर से कंपैरिजन करेंगे तो वेक्टर का प्रॉपर्टीज भी यूज कर सकते हैं कि इस Z2 को आप यहाँ पे शिफ्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सिंपली हम लोग Z1 + Z2 ये लिख रहे हैं, सही है। इस Z2 को आप यहाँ पे शिफ्ट करके जब लेके आएंगे इस जगह पे, इसको भी आप Z2 बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वेक्टर की प्रॉपर्टीज़ को फॉलो करेगा। वेक्टर को पैरेलली हम लोग शिफ्ट कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बिना। Z2 को आप यहाँ पे रख सकते हैं, तो Z1 + Z2 = Z1 + Z2। ऐसे ही तो करते हैं। ये उसका टेल है, इसका हेड है, टेल से हेड गए, अब फिर दूसरे वेक्टर के टेल से हेड गए, तो जो तीसरा सम मिला वो भी टेल से हेड ही हमको मिल रहा है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये Z1 + Z2 है। तो यहाँ से भी हम लोग एक कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं कि जो Z1 + Z2 है वो क्या है, ये थर्ड साइड है और ये फर्स्ट साइड है, सेकंड साइड है, आप ऐसे मान सकते हैं। Z1 + Z2 क्या, इसकी थर्ड साइड है। इसका जब आप मॉड्यूलस निकालेंगे तो उस भुजा की लंबाई आ जाएगा, उसकी लेंथ आ जाएगी। ये हमारा बड़ा होगा किससे, सॉरी ये छोटा होगा mod Z1 से प्लस mod Z2 से। इस चीज़ को आप समझिए हम क्यों लिख रहे हैं ऐसा। Z1 + Z2 का जो मॉड्यूलस होगा वो थर्ड साइड बताएगा। Z1 + Z2 थर्ड साइड है, थर्ड साइड का मॉड्यूलस, इसका मॉड्यूलस यानी ये थर्ड साइड की लेंथ बताएगा। और Z1 का मॉड्यूलस फर्स्ट साइड का लेंथ है, Z2 का मॉड्यूलस सेकंड साइड का लेंथ है। तो हम लोग को पता है कि किसी भी ट्रायंगल में दो साइड का सम यही है, दो साइड यानी फर्स्ट साइड और सेकंड साइड, दो साइड का सम सदैव तीसरी साइड से ज़्यादा होता है। तो ये चीज़ है, इस चीज़ को हम लोग देख के यहाँ पे समझ सकते हैं। इतना आपको क्लियर पता चल रहा है ना। तो ये कॉन्सेप्ट है बेसिक सा। वेक्टर का एडिशन कुछ इस प्रकार से होता है, हम लोग को इसका डिस्कशन देखना है, बट इतना पॉइंट यहाँ पे यूज़ होने वाला है, उसका यूज़ हम लोग कर सकते हैं। देखिए आपके पास क्या Z - 4/Z है, थोड़ा यहाँ पे मैनिपुलेशन हम लोग कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे इसको आप ऐसा लिख सकते हैं क्या, Z - 4/Z, ठीक है। थोड़ा सा मैनिपुलेशन यहाँ पे हम लोग को करना है, देखिए ध्यान से समझिए। देखिए अगर हम लोग कुछ इस प्रकार से लिखें Z - 4/Z + 4/Z, इसका मॉडुलस आप बोल रहे हैं, तो ये क्या है, ये तो हमारा mod Z ही तो है। थोड़ा मैनिपुलेट किए इसको, क्या 4/Z कैंसिल आउट होगा, mod Z ही है, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये एक्सप्रेशन को आप ऐसा ट्रीट कीजिए, ये इसको समझिए, इसको आप Z1 समझिए, इसको आप समझिए Z2। तो Z1 + Z2 का मॉडुलस का मतलब क्या है, ये थर्ड साइड का मॉडुलस यानी थर्ड साइड की लेंथ है। तो थर्ड साइड की लेंथ हमेशा ही छोटी होगी या बराबर भी हो सकती है। बराबर हो जाएगी क्या, किसी भी दो साइड का तीसरी वजह से बड़ा या बराबर हो सकता है। बराबर का केस कब आएगा ये बताइए, किसी भी दो साइड का ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम बराबर हो सकता है क्या। देखिए बराबर तब होगा जब तीनों ही जो पॉइंट आने वाले हैं वो संरेखी हो जाएंगे तो बराबर हो जाएगा। देखिए एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है और एक पॉइंट कहीं भी हो सकता है। तो जब आप बनाएंगे, एक ये है, एक साइड है, इसका इस साइड का इसका साइड का सम इससे बड़ा ही होगा हमेशा। अगर ये साइड ये पॉइंट कहीं इनके इसकी लाइन में ही आ जाए, मान लीजिए यहाँ पे आ गया, तो आप इस साइड को प्लस इस साइड को आप पूरी ये साइड बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, तब हो जाएगा। लेकिन इक्वलिटी का साइन कब आएगा, जब तीनों संरेखी हो जाएंगे। इस पॉइंट को समझिए, संरेखी बन जाएंगे तो ट्रायंगल नहीं बनेगा, ये भी आपको पता होना चाहिए, बट इक्वल हो सकते हैं। ट्रायंगल इनइक्वलिटी का यूज करके हम लोग ये लिख रहे हैं, तो एक्चुअल में हमेशा लेस ही होगा किसके, mod ऑफ Z - 4/Z के प्लस 4/Z के मापांक के, कोई दिक्कत की बात नहीं। एक्चुअली हमेशा लेस देन ही होगा, इक्वल भी हो सकता है कब, जब संरेखी हो जाएंगे, संरेखी केस में इक्वल हो जाएगा, कोई दिक्कत। और ये हमारा mod Z ही है, यानी कि mod Z है लेस देन इक्वल टू क्या है, ये एक्सप्रेशन की वैल्यू हमको 2 पता है, थोड़ा मैनिपुलेट कर दिया बस और कुछ नहीं। इसको Z1 जैसा ट्रीट किया, इसको Z2 जैसा, तो Z1 के मापांक प्लस Z2 के मापांक प्लस 4/Z का मापांक। अब आपको इसको सॉल्व करके यहाँ से आंसर निकाल लेना। सिंपली समझिए क्या लिख सकते हैं, mod Z का स्क्वायर है माइनस का 4
माइनस का 2 मॉड जेड है, माइनस का 4 इज लेस देन इक्वल टू 0। ये आपको समझिए। अब ऐसा केस जब बना करे तो आपको पूर्ण बनाना आना चाहिए। अगर आप पूर्ण बना ले जाएंगे, समझिए आप समथिंग का स्क्वायर अगर एक साइड में लिख रहे हैं और दूसरी साइड में कोई कांस्टेंट की वैल्यू रहेगी तो आप आसानी से उसका वैल्यू निकाल सकते हैं। ध्यान से समझिए, क्या लिख सकते हैं आप इसको, मॉड जेड -1 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, मॉड जेड स्क्वायर -2 मॉड जेड। अगर यहाँ पे प्लस का 1 होता तो हम इसको मॉड जेड -1 होल स्क्वायर लिख देते। तो प्लस का 1 ऐड करके प्लस का 1 घटा दीजिए। जब प्लस का 1 जब आप ऐड करेंगे तो मॉड जेड -1 का होल स्क्वायर हो जाएगा। जब -1 घटा देंगे तो माइनस का 4 -1 यानी माइनस का 5 हो जाएगा। यही तो होगा। तो ये लेस देन इक्वल टू 5 हो जाएगा। ये चीज़ आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि एक्चुअल में अल्टीमेटली हम लोग को मॉड जेड का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब ये एक्सप्रेशन आपको समझना, ये कैसे लिख रहे हैं, ये पूर्णवर्ग बनाना ज़रूरी था। पूर्णवर्ग बनाने से आपको आसानी हो जाएगी सॉल्व करने। ध्यान से समझिए आप क्या कर सकते हैं। ये डिस्कशन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं, कैसे डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए, तो मॉड जेड -1 का होल स्क्वायर है और इसको √5 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं। अब ये a स्क्वायर -b स्क्वायर यानी a + b × a - b लिख सकते हो। मॉड जेड -1 + √5 इंटू मॉड जेड -1 -√5 लेस देन इक्वल टू 0। कोई दिक्कत की बात नहीं। अब देखिए पॉइंट कौन कौन सा बनाएगा, क्या पॉइंट बनाएगा, मॉड जेड -1 -√5 ये एक पॉइंट बनाएगा, वो पॉइंट यहाँ पे आएगा। अब इनइक्वलिटी को सॉल्व करना है सिंपली, ये क्या है 1 -√5। एक्चुअल में ये नेगेटिव आएगा, ठीक है, नेगेटिव यानी कि 0 से नीचे आएगा, 0 से पीछे। और ये क्या है 1 + √5 है, यानी यहाँ पे प्लस आएगा, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस। तो ये इक्वलिटी हम लोग सॉल्व करना सीखेंगे तो वहाँ पे देखेंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। और यहाँ पे लगेगा इक्वलिटी का साइन, कोई दिक्कत की बात नहीं, ये समझ रहे हैं आप। और चूंकि लेस देन 0 बोल रहा है तो हम लोग इसी रेंज की बात करेंगे। तो हमारे इस एक्सप्रेशन की वैल्यू नेगेटिव कहाँ पे है, इस रेंज में है। और इस रेंज में हमारा 1 - √5 भी इंक्लूडेड है, 1 + √5 भी इंक्लूडेड है। क्योंकि इक्वल हो सकता है किस केस में, जब तीनों लाइन संरेखी हो जाएंगे तब ट्रायंगल भले नहीं बनेगा लेकिन इक्वल तो हो सकता है। ये इक्वल की पॉसिबिलिटी है जब तीनों पॉइंट संरेखी हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जो हमारा ये मॉड जेड -1 को समझिए, इस चीज़ को आप समझ रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 है, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू लेस देन 0 है। उसके बाद हम लोग मॉड जेड के लिए देख रहे हैं, इस पूरे एक्सप्रेशन की वैल्यू को लेस देन 0 बनाने के लिए मॉड जेड की वैल्यू 1 - √5 से 1 + √5 के बीच रहेगी। और 1 - √5 से 1 + √5, तो मॉड जेड की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही है, 1 + √5 पे तो जा रही है। तो मॉड जेड की जो मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1 + √5। ये डिस्कशन आपको समझ में आया कि नहीं, सिंपल सा समझिए। इस डिस्कशन का जो मेन बेस था वो यही था कि किसी भी ट्रायंगल की दो साइड का सम हमेशा ही तीसरी साइड से बड़ा होता है। आपको बेसिक वेक्टर का एडिशन पता होना चाहिए। एक ए वेक्टर है, एक बी वेक्टर है, तो ए + बी वेक्टर ये आता है, आपको पता होना चाहिए। और वेक्टर को हम लोग शिफ्ट पैरेलली कर सकते हैं उसका मैग्नीट्यूड चेंज किए बगैर। वही का यूज करके हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर से कंपेयर किए हैं वेक्टर्स का। ये टॉपिक हम लोग का ऑल्दो आने वाला है नेक्स्ट किसी लेक्चर्स में, तो वहाँ पे हम लोग डिस्कशन करेंगे इसका, कैसे हम लोग कंपेयर करते हैं वेक्टर के साथ। तो उतना ज़्यादा डिस्कशन का नीड यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे बेसिक आपको पता होना चाहिए। किसी भी ट्रायंगल के लिए दो साइड का सम सदैव तीसरी साइड से बड़ा होता है, उसका यूज हम लोग यहाँ पे कर लिए। डन, ये डिस्कशन आपको समझ में आया, इससे भी वही आंसर आ रहा है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यहाँ लास्ट में आपको समझ में आया ना, क्योंकि यहाँ पे पूर्णवर्ग बनाने से आपको आसानी हो गया, आप फैक्टराइजेशन आसानी से कर ले रहे हैं और ये आप लिख दिए। अब इसको लेस देन 0 चाहिए, तो इसको लेस देन 0 बनाने के लिए आपको मॉड जेड की क्या वैल्यू लेनी पड़ेगी, ये हम लोग यहाँ पे देख ले रहे हैं। देख लिए, मॉड जेड की वैल्यू 1 - √5 से 1 + √5 आपको रखना पड़ेगा, आसानी से देख सकते। अब यहाँ पे आपको कुछ और भी पूछा, आपकी मिनिमम वैल्यू पूछा जा सकता था, तब यहाँ पे आपसे गलती करवा सकता था। आप 1 - √5 बोल देते मॉड जेड की वैल्यू मिनिमम, बट नहीं, मॉड जेड की वैल्यू 1 - √5 पॉसिबल नहीं है, तो आपको 0 ही बोलना पड़ता, समझ रहे हैं आप। तो ये सब थोड़ा अगर पूछा जाता तो वहाँ पर डिस्कशन करते, बट इतना आपके लिए सफिशिएंट है, ये डिस्कशन आपको समझ में आना चाहिए। तो ये 4th मेथड था और यही मेथड आपको फॉलो करना है अगर आपको जल्दी आंसर पाना है तो। अब देखिए, अब जो 5th नंबर का मेथड होगा वो मेथड होगा अपना मेथड, जिसमें हम लोग जो पढ़े हुए हैं अभी रिसेंटली उसका यूज करने वाले हैं। ये ट्रायंगल इनइक्वलिटी भी पढ़े नहीं है, बट उसका यूज करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं।
इसके पहले हम लोग पोलर फॉर्म पढ़े हैं, उसका यूज करके सॉल्व करके देख चुके हैं। अब हम लोग जो पढ़ेंगे, जो हम लोग देखें अभी, जो रिसेंटली में किसी लेक्चर में हम लोग डिस्कशन किए थे, उसका यूज हम लोग करने वाले हैं। ध्यान से देखिएगा। मेथड नंबर 5, आपको क्या दिया गया, z माइनस 4/z का मॉडुलस क्या है, 2 है। ठीक है, क्लियर। तो इस मेथड में हम लोग ट्रायंगल इनइक्वलिटी सब ऐसा सबका कुछ डिस्कशन नहीं करने वाले हैं। हम लोग को बेसिकली अपना कॉन्सेप्ट यूज करना है। क्या, वो कॉन्सेप्ट को आप देखिए, हम लोग लास्ट क्लास में देखे थे, किसी एक लेक्चर में देखे थे। वो कॉन्सेप्ट ये था, ध्यान से समझिए, कि z1 माइनस z2 इसका मॉडुलस r का मतलब क्या होता है, इसको आप बताइए। इसका मतलब होता है कि z1 एंड z2 के बीच की जो डिस्टेंस होती है वो r होती है, हम लोग देख चुके हैं। और आपके पास अगर z माइनस z1 का मॉडुलस है, ये अगर r है, जहाँ पे z1 एक फिक्स पॉइंट है, r उसका रेडियस है, और z एक वेरिएबल पॉइंट है जो कि x, y क्वाड्रेंट रखेगा, तो ये एक सर्कल को डिनोट करता है। ये हम लोग देख चुके हैं, ये सर्कल को डिनोट करेगा। और जो ये ऊपर वाला एक्सप्रेशन क्या बता रहा है कि z1 और z2 के बीच की जो डिस्टेंस है वो r है, ये हम डिस्कशन देख चुके हैं। z1 को आप क्या रखेंगे, x1 प्लस i y1, इसको रखेंगे x2 प्लस i y2। अब इसको सॉल्व करा देंगे, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y2 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। तो यही तो होता है उन्हीं दो पॉइंट के बीच का डिस्टेंस का फॉर्मूला। ये चीज़ है, कोई दिक्कत की बात नहीं। ये आपको समझ में आ रहा है कि नहीं? इसका ही यूज हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं। ये बेसिक सा पॉइंट है, समझिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये क्लियर आपको समझ में आ रहा है? अब समझिए, मान लीजिए आपके पास z जो है ये रियल एक्सिस है। आपको ये बात हमेशा ही पता रहनी चाहिए कि z1 माइनस z2 का जो मॉडुलस होता है वो z1 एंड z2 के बीच की डिस्टेंस होता है, सिंपली। तो वही चीज़ हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। इसका मतलब ये है, जो हमको दिया गया क्या है, z एंड 4/z के बीच की दूरी क्या है, 2 है। इसका मतलब है z एक कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका पॉइंट जो होगा z x, y समझिए आप, तो उसका डिस्टेंस 4/z वाले कॉम्प्लेक्स नंबर से 2 दिया हुआ है। क्लियर? ये कॉन्सेप्ट अपना कॉन्सेप्ट, इसमें आपको सोचना है, जो हम बता रहे हैं उस हिसाब से सोचिए। ये समझ में आ रहा है? तो इसमें हम ट्रायंगल इनइक्वलिटी कुछ नहीं यूज करने वाले, हम लोग एक बेसिक सा अप्रोच यूज करेंगे ट्रायंगल का, उससे आपको आंसर मिल जाएगा, कोई दिक्कत की बात नहीं। z एंड 4/z के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या है, 2 है। अब मान लीजिए z हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, r की पावर थीटा। देखिए, इसको आप लिख रहे हैं, आप ना भी लिखें कोई दिक्कत की बात नहीं, आप ना भी लिखें, क्योंकि इसका r की पावर थीटा मान लीजिए यूज कर चुके हैं, मत लिखिए आप, कोई दिक्कत की बात नहीं। बट आप ये किसी कॉम्प्लेक्स नंबर को इमेजिन तो कर सकते हैं, यहाँ पे हो सकता है, ऑल्दो ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसी भी क्वाड्रेंट में हो सकता है, बट अपना वो कंसर्न अभी नहीं है। आप यहाँ पे रखेंगे तो आपको ये एंगल थीटा मानना पड़ेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं, रख सकते हैं। ये जेड है मान लीजिए, कोई दिक्कत की बात नहीं, थीटा एंगल है। अब समझिए, आपको 4/z को प्लॉट करना है, क्या हो जाएगा, अगर जेड एक कॉम्प्लेक्स नंबर है, थीटा उसका आर्ग्यूमेंट है, उसका जो मॉडुलस होगा ये इसका मॉडुलस यानी मॉड जेड होगा, ये कोई दिक्कत की बात नहीं। जब आपको 4/z निकालना होगा वो क्या हो जाएगा, 4/z क्या होगा, 4/z यानी 4/r e की पावर आइटा थीटा, यही तो होगा। और थीटा यहाँ पे जब ऊपर जाएगा तो वो नेगेटिव आर्ग्यूमेंट बना देगा। ये समझ में आ रहा है आपको नहीं? जेड अगर आर की पावर आटा थीटा है तो 4/z क्या होगा, 4/r e की पावर आटा थीटा, यानी कि 4/r e की पावर माइनस आटा थीटा। इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये चीज़ आप लिखें या ना लिखें, आप थोड़ा दिमाग में इमेजिन कर लीजिए इसको। और चूँकि इसी ट्रायंगल का हमको काम रहेगा और ये सब चीज़ का कोई नीड नहीं भी, हमको ये पता होना चाहिए कि थीटा एंगल पे जेड कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसका मॉड जेड इसका मॉडुलस है, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो 4/z क्या होगा, उसका आर्ग्यूमेंट माइनस का थीटा हो जाएगा, और जो इसका क्या है मॉडुलस है वो 4/r है, कोई दिक्कत नहीं, ये है यानी 4/mod z है। और ये एंगल थीटा ये भी है। अभी हम लोग यहाँ पे आर्ग्यूमेंट से उतना मतलब नहीं है, हम लोग को केवल एंगल चाहिए। और ये क्या है, ये 2 हमको दे रखा है, ये लेंथ हमको 2 दे रखी है, क्योंकि z एंड 4/z, ये क्या है 4/z कॉम्प्लेक्स नंबर है। देखिए ये वाला पॉइंट है z कॉम्प्लेक्स नंबर, ये वाला पॉइंट है 4/z कॉम्प्लेक्स नंबर, इसके बीच का जो डिस्टेंस है 2 दे रखा है, उसी का यूज हम लोग यहाँ पे कर लिए, कोई दिक्कत की बात नहीं। अब आपको एक फॉर्मूला तो हम एज्यूम कर सकते हैं आपको पता होगा, क्या अगर ना भी पता है, ध्यान से समझिए, ना पता है आपको तो ये समझिए, ये एंगल है 2 थीटा, ये एंगल है mod z, ये एंगल है 4/mod z,
और ये एंगल है, ये डिस्टेंस है, सॉरी ये एंगल है, ये डिस्टेंस है 4 अपॉन मॉड जेड, ये डिस्टेंस है मॉड जेड, और ये डिस्टेंस है 2। तो आप सॉल्व कर सकते हैं, कुछ मैथमेटिक्स लगा के आप इसको परपेंडिकुलर ड्रॉप कीजिए और आप सॉल्व करा के 2 थीटा और मॉड जेड में एक रिलेशन निकाल सकते हैं। एक कोसाइन फार्मूला होता है, उसका यूज करके आप डायरेक्टली एक्सप्रेशन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आप इस ट्रायंगल का यूज करके भी निकाल सकते हैं, वो उसमें भी कोई दिक्कत की बात नहीं। आप इस 2 थीटा एंगल को निकाल सकते हैं मॉड जेड की टर्म में, बेसिक सा कैलकुलेशन करके। आप इसको मॉडल, इसको मानिए परपेंडिकुलर, आप सॉल्व करा दिए। मॉड जेड कॉस ऑफ 2 थीटा ये लेंथ है, मॉड जेड साइन ऑफ 2 थीटा ये लेंथ है, और ये पूरा 4 अपॉन मॉड जेड है 2। ये 2 थीटा आप मान रहे हैं, उसी हिसाब से इस एंगल को मानिए, कुछ सॉल्व करा, अब कोई दिक्कत की बात है, आप आसानी से निकाल सकते हैं। बट हम लोग को जो प्रॉपर्टीज़ पता है उसका यूज हम लोग कर सकते हैं। क्या, अगर आपको कॉस ऑफ 2 थीटा लिखना है तो क्या लिखेंगे आप, कोसाइन फार्मूला यही होता है, कॉस ऑफ 2 थीटा, जिन 2 साइड से बना हुआ ये एंगल उनकी लेंथ का स्क्वायर यानी मॉड जेड का स्क्वायर, प्लस 4 अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर यानी कि 16 अपॉन मॉड जेड का होल स्क्वायर, माइनस जो 2 थीटा के सामने वाली साइड होती है उसका स्क्वायर 4। ये कॉस ऑफ, इसका प्रूफ हम लोग देख सकते हैं आसानी से, यही बेसिक ट्रायंगल को सॉल्व करके प्रूफ। तो हम लोग एसओटी में पढ़ेंगे सब, कोई दिक्कत की बात नहीं। यहाँ पे आपको सिंपल सा पता होना चाहिए, ये फॉर्मूला क्या था, कॉस 2 थीटा ए स्क्वायर प्लस बी। देखिए सिंपल सी बात, कोई भी ट्रायंगल आपके पास है तो ए बी सी ट्रायंगल है, तो आप जब कॉस ए लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, कॉस ए लिखेंगे क्या लिखेंगे, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन 2 बी सी, कोई दिक्कत की बात नहीं। और 2 इंटू मॉड जेड इंटू 4 अपॉन मॉड जेड, मॉड जेड कैंसिल आउट, 4 इंटू 2 यानी 8, 8 कॉस ऑफ 2 थीटा यानी कि मॉड जेड स्क्वायर प्लस 16 अपॉन मॉड जेड स्क्वायर, ये किसके बराबर है, 4 + 8 कॉस ऑफ 2 थीटा। और ये एक्सप्रेशन हम लोग का पिछले मेथड्स में आ चुका है, इसका यूज करके आप आसानी से सॉल्व करके मॉड जेड का मान निकाल सकते हैं, मैक्सिमम वैल्यू। इतना कॉन्सेप्ट, ये डिस्कशन आपको समझ में आया। तो अगर आपको बेसिक इतना पता है कि जेड एंड मॉड जेड के बीच की, जेड एंड 4/z के बीच की जो डिस्टेंस है वो हमको 2 दे रखा है, तो हम यूज करके डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, डायरेक्टली इस स्टेप पे पहुंच जाएंगे, हमको कुछ और सोचना ही नहीं पड़ेगा। ये चित्र, ये ग्राफिकल अप्रोच है, ये गुड अप्रोच है, हमारी नज़र में एक गुड अप्रोच है, ठीक है। और अगर कि एक बहुत स्मार्ट स्टूडेंट की नज़र से देखेंगे तो ये गुड अप्रोच है उसके लिए, बट हमारी नज़र में गुड अप्रोच नहीं, क्योंकि ये क्लिक करे ज़रूरी नहीं है, बट ये क्लिक करना चाहिए आपको, ये चेक करना ही चाहिए। क्योंकि अगर कॉम्प्लेक्स नंबर आप पढ़ रहे हैं तो Z1 माइनस Z2 का जो मॉडुलस है वो R है, ये आपको पता होना चाहिए Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस है। इसके पहले वाला मेथड आपको क्लिक नहीं कर रहा है क्योंकि आपको ट्रायंगल इनइक्वलिटी नहीं पता होगा। अगर ट्रायंगल इनइक्वलिटी पता, मान लीजिए सबको ही पता है, तो यहाँ पे यूज नहीं कर पाएगा वो ना, उसको समझ नहीं आएगा कैसे यूज करें इस जगह पे, क्योंकि Z माइनस 4 अपॉन जेड दे रखा, तो उसको कोई आके भगवान बता के थोड़े जाएंगे ये यूज करना है, ठीक है। तो ये आप क्लिक करने पे, अगर क्लिक कर गया तो सही है, लेकिन इस जगह पे ये आपको सिंपली दिख रहा है जेड एंड 4/z के बीच की जो डिस्टेंस है वो 2 दे रखा। तो इससे रिलेटेड हम लोग बहुत क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, तो आपको वहाँ पे डिफिकल्टी नहीं आने वाली। ये टॉपिक आपके दिमाग में बैठा जाना चाहते हैं कि जब भी Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस है इक्वल्स टू R, मतलब Z1 और Z2 के बीच की डिस्टेंस, और Z माइनस Z1 का मॉडुलस R है, यानी एक सर्कल को डिनोट करेगा, Z1 उसका सेंटर होगा, R उसकी रेडियस होगी, और Z एक वेरिएबल पॉइंट होगा x, y, कोई दिक्कत की बात नहीं। तो ये डिस्कशन आपको समझ में आया। इसके बाद आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। कॉस ऑफ 2 थीटा की वैल्यू मैक्सिमम -4 से 12, और इसको 12 पुट करके आसानी से आंसर कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ये मेथड नंबर 5 है। हर क्वेश्चन का स्टार्टिंग पॉइंट डिफरेंट है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ये आपको डिस्कशन समझ में आया। तो अब हम लोग क्या करना है, इस चैप्टर को लास्ट तक लेके जाना है। हम लोग का कुछ टॉपिक्स बचा हुआ है, उस टॉपिक्स को हम लोग कंप्लीट करेंगे। हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक क्या होगा, nth रूट ऑफ यूनिटी, उसको भी हम लोग बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। इस क्लास को हम लोग यहीं पेंड करते हैं। आज के लेक्चर में थोड़ा ज़्यादा डिस्कशन हो गया, 5 मेथड से डिस्कस हम लोग किए, जिसमें पहला मेथड हम लोग एवॉइड किए, उसको नहीं करना। लिख के एवॉइड लिखने का मतलब ये है कि आपके दिमाग में बैठ जाए ऐसे क्वेश्चन है तो हम x + i/y पुट करके मूव नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग होगा, उतना टाइम है नहीं हमारे पास। हम r cos ऑफ थीटा + i sin थीटा पुट करके देखें, हमको आंसर मिला, फिर हम एक प्रॉपर्टी वाला मेथड देखें, उससे भी आपको आंसर मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं। फिर हम लोग एक ट्रायंगल इनइक्वलिटी देखें, उससे भी आंसर निकलेगा, कोई दिक्कत नहीं। बट ये कॉन्सेप्ट हमारी निगाह में गुड है, क्योंकि ये आपका एक कॉन्सेप्ट यूज कर रहा है कि Z1 माइनस Z2 का मॉडुलस R है। अब ये कॉन्सेप्ट कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। इस पर हम लोग एक लेक्चर और देख चुके हैं, इसमें एक क्वेश्चन था, उसमें डिस्कशन हम लोग किए थे। हम लोग आगे भी इस पर डिस्कशन जारी रखेंगे, कोई दिक्कत की बात, ठीक है। तो इस लेक्चर को हम लोग यहीं पेंड करते हैं।
थैंक यू सो मच। आप लोग लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ये सब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।